हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आव्या प्रजापति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया, आज मैं आप सबके साथ सिलेक्शन पोस्ट 13 के बारे में डिस्कस करने आई हूँ कि कैसा उसमें एग्ज़ाम होता है, कैसा पेपर आता है और रिजल्ट के बाद आगे फर्दर क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो मैं पूरी डिटेल में आपको बता दूँगी। इसके बाद आई थिंक आपको डाउट भी नहीं रहेगा। अगर बाई चांस रह भी जाता है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूँगी। ठीक है, तो आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक 15 दिन तो हो ही गए होंगे लॉन्ग वीडियो को बनाए। क्या करूँ, पढ़ने में खुद बिजी हो गई थी, फिर पेपर भी तो पास आ रहे हैं तो पढ़ना है, तो बस इसलिए मैं अभी वीडियो अवॉइड करी थी बनाना। तो मैं सोची इसको मैं इसके बारे में सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बता देती हूँ, फिर बाद में देखा जाए। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, 24 जुलाई से सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और काफ़ी उसके बाद तो सीजीएल के ही आएंगे, फिर तो एसएससी के लगभग सीरीज़ में सारे पेपर ही लगने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ उसके बारे में बताना। तो काफ़ी लोगों को ये पूछना था कि जितने पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया तो क्या उतने एग्ज़ाम देने होंगे। तो नहीं, हमें एग्ज़ाम सिर्फ 3 ही देने होंगे। एक मैट्रिकुलेशन लेवल पर, दूसरा हायर लेवल पर और थर्ड ग्रेजुएशन लेवल पर। 3 एग्ज़ाम होंगे, चाहे आपने कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो। लेकिन ये 3 एग्ज़ाम भी आपको तभी देने होंगे जब आपने तीनों लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। चाहे वो तीनों लेवल पे एक ही एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन फिर भी आपको 3 एग्ज़ाम देने पड़े। बाई चांस अगर मान लीजिए आपने मैट्रिकुलेशन लेवल पे कोई पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपको मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, फिर आपको हायर और ग्रेजुएशन लेवल का ही एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो इतना तो ये हो गया, 3 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। फिर तीनों एग्ज़ाम हो सकता है कि आपके तीनों अलग अलग दिन हो या 2 दिन के गैप के बाद हो, जब आपका जब आपके एडमिट कार्ड में जो डेट होगी उस पर होंगे। ठीक है, हो सकता है कि 2 एग्ज़ाम आपके एक ही दिन हो जाए, जैसे कि मेरा हुआ था। मेरा हायर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम था वो सेम डे पे था। मैं गाज़ियाबाद गई थी देने, दोनों ही वहाँ पे जितने जब मैं पहुँची थी वहाँ पर, जब मैंने पूछा था तो मोस्टली बच्चों के वहाँ पे 2 एग्ज़ाम एक ही दिन में थे। तो होता है कि अगर आपका ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में है तो वहाँ पे जितने स्टूडेंट आए होंगे ना, वो उनमें से 70 to 80% का दोनों एग्ज़ाम उसी सेंटर पे होंगे। ठीक है, तो अगर 2 एग्ज़ाम है आपके तो दोनों में भी सेम सेंटर होगा। ये नहीं कि 2 एग्ज़ाम में आपके एक ही दिन में है और दोनों सेंटर अलग अलग हैं। अगर अलग अलग तो वैसे नहीं होंगे, बाई चांस होते भी हैं तो वो पास ही के ही सेंटर में होंगे, अलग मतलब दूर दूर वाले सेंटर में नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके सेम ही डे पे हैं या फिर आज है, जैसे आज एक एग्ज़ाम है, कल एक एग्ज़ाम है और दोनों अलग स्टेट में हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, लास्ट ईयर हुआ था, तो वहाँ एसएससी को मेल करना होता है तो वो सेंटर चेंज कर देती है। ठीक है, वैसे तो अलग अलग दिन ही होते हैं, वैसे अलग अलग दिन ही रहेंगे। अगर 2 एग्ज़ाम एक दिन हो जाता तो मेरे लिए सही रहता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि फिर एक ही सेंटर पे 2 एग्ज़ाम हो तो एक दिन बच जाता है ना, फिर तीनों एग्ज़ाम के लिए 3 अलग अलग दिन जाओ तो वो रहता है। तो ये तो एग्ज़ाम देने का होगा। मैट्रिकुलेशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो इजी लेवल पे रहता है, उसमें 1 लाइनर जीके होगी, इंग्लिश होगी, मैथ भी बहुत बेसिक होती है, तो वो तो बहुत ईजी होगी। उसमें बच्चे जो हैं 160 से 170 से एबव ही स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, मेरे खुद 161 आए थे, बल्कि मुझे कम ही लग रहा था जब मैं दूसरे बच्चों से पूछ रही थी ना, तो बहुत से 170 भी थे। और इसलिए इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसका पेपर इजी होता है और मार्क्स बच्चों के ज़्यादा आते हैं। और इस मेट्रिकुलेशन लेवल पर आई थिंक क्लर्क और लेबोरेटरी अटेंडेंट कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं, तो मतलब इसकी ही कट ऑफ आई जाती है। मैंने जब सिलेक्शन पोस्ट 12 दिया था, उसमें मेरी 11 पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था, जिसका 4 से 5 पोस्ट के लिए आई थिंक मैंने डी दिया था, बाकी के लिए नहीं दिया था। एक मेरा सारे नॉर्थ रीजन का था, पहले बता दूँ, है ना। कुछ उसमें से मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए था और मैट्रिकुलेशन पोस्ट के लिए था। एक मेरा चंडीगढ़ गया था जहाँ मैं नहीं गई थी, वो लेबोरेटरी अटेंडेंट थी, सेंटर फॉरेंसिक साइंस रिसर्च स्टेशन करके कुछ ऐसी था, वहाँ नहीं गई थी मैं। ठीक है, इसके आगे बताती हूँ। तो एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के 2-2.5 महीने बाद जैसे सीजीएल का सीएसएसएल का रिजल्ट आता है जितने टाइम बाद, वैसे ही उसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद उसमें 3 पीडीएफ एसएससी रिलीज़ करता है, एक मेट्रिकुलेशन लेवल पे, हायर लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पे। आपको तीनों ही पीडीएफ में अपना, अगर आपने तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो तीनों ही पीडीएफ में आपको अपना रोल नंबर देखना है। ठीक है, और रोल नंबर ऐसा आएगा कि पोस्ट का कोड दे दिया होगा। अगर आपका उस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है तो आपका रोल नंबर भी दिया होगा, उतने कैंडिडेट का रोल नंबर आएगा उसमें जितने बच्चे उस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। तो ऐसे हर एक पोस्ट पे आपको अपना देखना है, मतलब आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है, जितनी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे अलग उन पोस्ट कोड के बगल में आपका रोल नंबर दिया होगा। ठीक है, तो आपको हर तीनों पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक करना होता है। तो मैंने सबसे पहले देखा था ग्रेजुएशन पे अपने टाइम पे, लेकिन तब मुझे एक भी बार अपना रोल नंबर शो नहीं हुआ था।
फिर मैं मैट्रिक हाई लेवल पे गई तब भी नहीं हुआ था। फिर मैट्रिकुलेशन लेवल पे मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उसमें मेरा पहले मुझे लगा कि मेरा किसी में भी नहीं होगा। फिर मैंने देखा तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे पहले मुझे अपना रोल नंबर मिला, फिर मैंने बाद में सर्च किया तो मुझे 4 मिल गया था 8-9 जगह। पर मुझे ये था कि यार मैट्रिकुलेशन लेवल पे मिला, ग्रेजुएशन पे एक भी नहीं। फिर मैं दोबारा ग्रेजुएशन पे गई, फिर मैंने सर्च किया तो वहाँ पे दिखा था अपना रोल नंबर मुझे। तो ये तो क्या कहते हैं रिजल्ट आता है ऐसे, आपको हर मतलब तीनों पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करना पड़ता है। जितनी पोस्ट पे हुआ होगा उतना आपका रोल नंबर उतनी जगह पे दिया होगा। ग्रेजुएशन में हुआ होगा तो जितनी पोस्ट पे होगा वहाँ शो करेगा, तो रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के ही 10-15 दिन बाद स्क्रूटनी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसे एसएससी कराती है, इसलिए प्रोसेस जल्दी होता है। डिपार्टमेंट थोड़ा डिले करते हैं फर्दर प्रोसेस, स्क्रूटनी जल्दी हो जाती है। तो स्क्रूटनी में जो डॉक्यूमेंट जिन पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था और जिन पोस्ट के लिए आपका रिजल्ट आया उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। 10th लेवल पे हैं तो आपको 10th का रिजल्ट देना अपलोड करना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड और वही यही सब चीज़ें होती हैं, आधार कार्ड, रिजल्ट वगैरह। और अगर ग्रेजुएशन लेवल पे है तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट होता है और 12th की मार्कशीट और 10th का रिजल्ट और आधार, ये सब अपलोड करना पड़ता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उस कैरेक्टर कह रही हूँ कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको ध्यान देना है कि आपका वैलिड ईयर का होना चाहिए फाइनेंस ईयर। जैसे अभी 2025 के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आपका 2024 के बाद का ही होना चाहिए, मई अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट चल जाए। और 2025 का है तो और अच्छी बात, लेकिन जिनका 2023 का है वो अपना रिन्यू करा लेना, ठीक है। क्योंकि बाद में जब ऑनलाइन, चलो आपने ऑफलाइन स्क्रूटनी हुई उसमें तो अपलोड कर दिया, लेकिन जब ऑफलाइन डीवी होता है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सारे अपलोड, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, ठीक। उसमें अपना नाम, रोल नंबर और नाम और डेट करके सिग्नेचर और डेट करके अपलोड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रूटनी हो जाती है। ऑनलाइन स्क्रूटनी के बाद आती है टेंटेटिव सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट और टेंटेटिव रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है। यहाँ मैं प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट बना के लगा दूँ जिससे आपको समझने में ईजी रहेगा। तो टेंटेटिव सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट और टेंटेटिव रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है। जो बच्चे रिजेक्ट हुए हैं उनका रीज़न भी दिया होता है। ये सारे डिपार्टमेंट तो नहीं करते, लेकिन 1-2 ही रहते हैं जो नहीं देते रिजेक्टेड लिस्ट, वरना मोस्टली डिपार्टमेंट रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी देते हैं। उसके बगल में रीज़न भी दिया होता है कि क्यों वो बच्चे जो है रिजेक्टेड हुए हैं रिजल्ट के बाद। किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होता, किसी का ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता, बहुत ओल्ड होता है इसलिए वो होते हैं। और कोई अपना ढंग से अपलोड नहीं करता डॉक्यूमेंट, इसलिए वो रिजेक्ट होते हैं। अगर आपने सब कुछ सही किया है फिर भी आपका रिजल्ट रिजेक्टेड वाली लिस्ट में नाम है तो मे बी मेल करना होता है एसएससी को। ये वैसे मेरे तो कोई रिजेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने सुना था कुछ बच्चे का हुआ था तो मेल करना होता। बाकी प्रोसेस देखती है डिपार्टमेंट की क्या करना है। तो यहाँ पे 2 लिस्ट आ जाएंगी जिसमें आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे और रिजेक्टेड कैंडिडेट। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसी के ही उसके बाद डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेती है डीवी कराने के लिए। कुछ 2 महीने में करा लेती हैं टेंटेटिव लिस्ट आने के बाद। ये टेंटेटिव लिस्ट भी डिपार्टमेंट ही रिलीज़ करता है और ये टेंटेटिव लिस्ट आपको एसएससी गवर्नमेंट वाली वेबसाइट पे नहीं शो होगा, ये रीजन वाली वेबसाइट पे शो होगा। वो जो पोस्ट है जिस पे आप सिलेक्टेड हुए हैं वो किस रीजन से बिलोंग करती है, नॉर्थ रीजन से, वेस्ट रीजन से, ईस्ट रीजन से, उस वेबसाइट पे आपको चेक करना होता है कि आपकी वो जो टेंटेटिव लिस्ट है या फाइनल रिजल्ट की लिस्ट है वो आई है कि नहीं। सारा फिर वहाँ पे ही सारा प्रोसेस होता है, मतलब सारी पीडीएफ वहीं आती हैं। तो जिस डिपार्टमेंट जिस रीजन से बिलोंग करता है आपको वहाँ चेक करना होता है कि आपका रिजल्ट आया है कि नहीं। तो टेंटेटिव सिलेक्टेड कैंडिडेट के बाद डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कितना टाइम वो ले रही हैं, है ना। मेरा तो ऑनलाइन स्क्रूटनी के टेंटेटिव लिस्ट आई थी, उसके बाद फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। ये 2 महीने 3 महीने बाद कभी भी आती है, मतलब डिपार्टमेंट कभी 2 महीने में दे देता है फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, या फिर कुछ तो 4 से 5 महीने लगा देते हैं। अभी भी मैं देखती हूँ ना तो अभी भी कुछ डिपार्टमेंट फेज 12 की फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देते रहते हैं। मतलब कितना टाइम हो गया सोचो। लास्ट ईयर मैंने जून जुलाई में सिलेक्शन पोस्ट 12 का रिजल्ट पेपर दिया था और अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मतलब मैं अपने ही पोस्ट का नहीं बात कर रही हूँ, मैं देखती हूँ नॉर्थ रीजन में मुश्किल से 2 या 3 पोस्ट का रिजल्ट है, वरना अभी तक किसी भी पोस्ट का 12 का रिजल्ट नहीं आया। 11 के आते हैं, अभी 12 के किसी के भी नहीं आ रहे नॉर्थ रीजन में, ठीक है।
तो टेंटेटिव लिस्ट के बाद आएगी फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, उसमें वो बच्चे सिलेक्ट रोल नंबर देंगे जो बच्चे डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट में उन बच्चों का नाम होगा जो डीवी के लिए होंगे। फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट के बाद भी नहीं पता कि कितने टाइम बाद वो फाइनल डीवी के लिए बुलाते हैं, 2 महीने 1 महीने बाद, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। तो मैं तो 2 महीने 1 महीने के बाद ही डीवी के लिए बुलाना स्टार्ट कर दिया था। डीवी के लिए भी आपका एडमिट कार्ड अलग आता है, वो डिपार्टमेंट जो है वो एडमिट कार्ड रिलीज़ करता है, वो भी उसी रीज़न पे अपलोड होंगे जिस रीज़न से पोस्ट है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड लेके जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी में अपलोड किए थे वो सब कुछ लेके आपको जो एड्रेस दिया होता है वहाँ जाना होता है, वहाँ वो डॉक्यूमेंट देखते हैं। हाँ, कभी कभार तो मोस्टली टाइम 10 बजे का ही रहता है डीवी के लिए, तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है आपका कितना टाइम लगता है। कभी कभी 2-3 भी बज जाते हैं और डीवी के लिए, कभी कभी 5 भी बज जाते हैं, कभी कभी 1 भी। कभी कभी मैं किसी दिन मैं 3 बजे आती थी तो किसी दिन 1 बजे आ जाती थी, हो जाता था। तो डीवी के बाद आता है फाइनल रिजल्ट। इतना लंबा प्रोसेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं 4-5 स्टेज से गुजर के होना पड़ता है इस फेज़ के एग्ज़ाम में। इसलिए कह रही हूँ इसमें इससे ज़्यादा होप मत रखना, क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस होने में आप 2 से 3 बार सीरियल दोबारा दे देंगे। इसलिए कह रही हूँ पेपर वही होता है कि कभी कभार है ना, हर ओर से अंधेरा हो, कहीं ना कहीं एक सूरज की किरण तो दिखी जाती है। जैसे आप सबको इनका नाम तो पता ही होगा, इनका सिलेक्शन पोस्ट 13 में 11 से सिलेक्टेड हुई हैं, बल्कि सीजल में भी इनका रह गया। तो वही कहते हैं ना, कई का भगवान कहते हैं, मैं भी सोचती हूँ मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी एक सूरज की किरण हो जाए जिसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। खैर, सिलेक्शन पोस्ट भी अच्छा है, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि थोड़ा टाइम लगता है, 2 साल 1.5 साल लग जाते हैं फाइनल रिजल्ट आने में। तो बस यही था, ये पूरा प्रोसेस है। और इसकी डिटेल में मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये जब प्रोसेस होगा ना तब मैं अच्छे से बता दूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया कि कैसे कैसे किन स्टेजेस से होके गुजरते हैं, तब जाके फाइनल रिजल्ट आता है। तो अभी मेरा तो किसी भी पोस्ट पे फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अब बाकी देखते हैं। जब तक मुझे तो लगता है बस सीजीएल का भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब तक इसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो बस यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।